Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I देवेश परमार welcome you in PN Institute. चलो तो आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस का चैप्टर 4 लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो ये जो चैप्टर है हमारा, जिसके अंदर हमारे एंशियंट लिटरेचर के बारे में बताया है, किस तरह से हमारे यहाँ पे स्टडी होता था, कैसी यूनिवर्सिटी थी, तो वो सारा हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से हम 1 मार्क और 3 मार्क सेक्शन ए एंड सी के लिए हम इसमें से तैयारी कर सकते हैं। और बहुत ही हमारे एंशियंट जो लिटरेचर है उसके बारे में भी हमें नॉलेज देता है, तो हमें बहुत ही मज़ा आएगा ये चैप्टर में। चलो तो स्टार्टिंग जो किया है उसमें सबसे पहले बताया है लैंग्वेज के बारे में कि लिटरेचर की शुरुआत हुई तो उससे पहले क्या है कि हमारे पास लैंग्वेज होनी चाहिए, है ना। तो जो लैंग्वेज की शुरुआत हुई तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंशिएंट टाइम में हम क्या करते थे, जब लैंग्वेज नहीं थी तो कम्युनिकेशन कैसे होता था, हम कोई बात समझाना चाहते हैं तो कैसे समझाते थे, तो उसमें हम हमारे एक्सप्रेशन, सिंबल, ड्राइंग, साउंड, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती थी, है ना। जैसे हम कई मूवी में भी हम पुरानी मूवी देखे तो उसमें दिखाते हैं कि भाई कोई स्मोक करते हैं या ढोल बजाते हैं या फिर आग में बाण लगा के फिर उसको हवा में छोड़ा जाता है, तो इससे एक वो साइन दिया जाता है ना। तो ऐसे अलग अलग सिंबल ड्राइंग के द्वारा एक कम्युनिकेशन होता था। तो सबसे पहले ये बताया गया कि पहले जब लैंग्वेज नहीं थी तो क्या था, उसके बाद फिर डायलेक्ट एंड स्क्रिप्चर्स उसकी शुरुआत हुई, लैंग्वेज बनी। और लैंग्वेज के अंदर देख सकते हैं तो हम बहुत टाइप के लिटरेचर फिर लिखे गए। हमारा सबसे पुराना वैदिक, क्लासिकल, फोक लिटरेचर, तो वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। इंडिया में देखें तो सबसे पहले जो लैंग्वेज स्टार्ट हुई है ना, संस्कृत लैंग्वेज, जिसे वैदिक लैंग्वेज भी कहा जाता है, लैंग्वेज ऑफ गॉड कहा जाता है कि ये देवों की भाषा है। और उसमें पाणिनि उन्होंने एक बुक लिखी है अष्टाध्यायी, और इस बुक के अंदर उन्होंने पूरे जो संस्कृत है उसके ग्रामर का सारा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है। ओके, तो वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। दूसरा हम देख सकते हैं कि जो डेवलपमेंट हुआ है ना, प्रोग्रेस जो हुआ लैंग्वेज का, तो उसमें सबसे पहले स्क्रिप्ट, फिर लैंग्वेज, और वो लैंग्वेज में से लिटरेचर बनना स्टार्ट हुआ। कि भाई सबसे पहले हम स्क्रिप्ट यानी जो लैंग्वेज यूज़ करते थे, फिर उसमें डेवलपमेंट हुआ और एक अच्छी लैंग्वेज तैयार हुई। फिर जब लोगों को लगा कि नहीं, अभी हमें इसमें से ऐसे लिटरेचर भी बनाने चाहिए, उसमें हम हमारे थॉट्स, आइडियाज़, फीलिंग, वो सब मिक्स करके उसमें से हम क्या करते हैं तो लिटरेचर क्रिएट करते हैं, जिससे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले और उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट भी हो, है ना। कई लोगों का शौक़ होता है पढ़ाई करने का, तो इस तरह से सब लिटरेचर की शुरुआत हुई। एंशिएंट स्क्रिप्ट देखें हम तो हड़प्पन स्क्रिप्ट आज भी ऐसी है कि देखो ऐसा कुछ सिंबल वो बना के लिखते थे, पर वो डिकोड कर नहीं पाए हम कि भाई उसमें वो क्या कहा जाता है। तो इसके कारण ऐसी बहुत सारी स्क्रिप्ट थी जो हम समझ नहीं पाए हैं। ओके, तो एक इंडिया का रिच एंड कल्चर डाइवर्सिटी देखें हम तो बहुत सारी ऐसी स्क्रिप्ट थी, लैंग्वेज थी, और उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है संस्कृत। संस्कृत में अगर हम देखें तो रिलीजन के बेस पे भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हमारे बहुत सारे जो ऐसे धर्म ग्रंथ है तो वो सारे संस्कृत में हैं। उसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताया गया है। फिलोसॉफिकल बुक भी बहुत सारी है, वो हम आगे देखेंगे चैप्टर में। तो आर्यंस लोगों की ये भाषा कही जाती है संस्कृत को, आर्यन, सेज एंड स्कॉलर की। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आज ऐसा माना जाता है कि भाई कंप्यूटर के लिए सबसे बेस्ट अगर लैंग्वेज हो तो वो संस्कृत है ना, क्योंकि उतने वैरायटीज़ उसमें हैं, बहुत सारे सिमिलर वर्ड उसमें होते हैं, तो इसलिए ऐसा कहते हैं कि संस्कृत एक बेस्ट लैंग्वेज है। तो ये सब इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद जो शुरुआत की गई है ना कि भाई सबसे पहले जो बुक हमारी लिखी गई तो उसमें जो हमारे वेद है वो एंशिएंट लिटरेचर में आएगा। कई बार ये पूछा जाता है 1 मार्क 3 मार्क के लिए, तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमें याद रखना है। तो उसमें हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। इसमें जो हमारा ऋग्वेद है
इट्स अ बुक ऑफ प्रेयर, है ना। उसको क्या कहते हैं हम कि वो इसके अंदर क्या मेन है, तो सब भगवान की प्रेयर उसमें बताई गई है, गॉड गॉडेस की। और एंशेंट सबसे पुरानी बुक, ऐसा कहा जाता है कि भाई दुनिया की सबसे पहली बुक हो तो वो ऋग्वेद है। इसके अंदर टोटल 1028 हाइम्स यानी ऋचा कहते हैं, मंत्र कहते हैं, है ना, तो वो उसमें लिखे गए हैं। और मेनली सब गॉड के प्रेज, जो भगवान के लिए प्रेयर है, वो सब यहाँ बताई गई है। दूसरा, वहाँ पे जो अर्ली आर्यंस लाइफ थी, जो आर्यन लोग कैसे जीते थे, उनकी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल लाइफ, तो उसके बारे में भी मेंशन किया गया है। एंड गॉडेस उषा, कि भाई जो हम संध्या करते हैं तो उसकी भी प्रेयर उसमें बताई गई है। तो ये सारी चीज़ें ऋग्वेद के अंदर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे पुराना हमारा ये वेद है। सेकंड, सामवेद। सामवेद को वेद ऑफ म्यूज़िक कहा जाता है, म्यूज़िक की गंगोत्री इसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेन जो भी वेद या कोई भी जो हम श्लोक है, तो उसको राग जो दिया जाता है, रेसिटेशन जो उसका किया जाता है, तो वो कैसे करना है ना, वो म्यूज़िक के बारे में सब ये सामवेद के अंदर बताया गया है। उसी के द्वारा हम अलग अलग म्यूज़िक डेवलप कर सकते हैं, तो वो सब सामवेद में है। एंड हमारे जो रिचुअल्स है उसके बारे में बताया गया है। तो इस तरह से इसको एक वेद को हम सामवेद को म्यूज़िक का वेद भी कहते हैं। और इसमें ये याद रखना, है ना, म्यूज़िक ऑफ वेद यानी वेद की ये म्यूज़िक की गंगोत्री माना जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन वन वर्ड में आते हैं। थर्ड है यजुर्वेद। यजुर्वेद है वो यज्ञ का वेद कहा जाता है। जो भी हम यज्ञ करते हैं, तो जितने भी हमारे रिचुअल्स है, मंत्र है, वो सब उसमें मेंशन किए गए हैं, कैसे यज्ञ करना है। और वो सब वो प्रोज एंड पोएम यानी 2 फॉर्म में लिखे जाते हैं, कि जिससे लोगों को एक्सप्लेनेशन भी पता चले। एंड ऐसे जो सेक्रीफिशियल होता है, तो उसके बारे में भी सब बताया कि भाई यज्ञ में किस तरह से हम काम करेंगे, है ना, कैसे यज्ञ किया जाता है, तो वो सब उसमें बताया गया है। एंड अथर्ववेद, लास्ट वेद अथर्ववेद, जिसके अंदर हमारे डेली लाइफ के बारे में बताया है। मेन है जो हमारे राइट्स, स्पेल्स एंड राइट्स, जो भी हमारे रिचुअल्स है, संस्कार है, ट्रेडिशन एंड हीलिंग, तो ये सारी चीज़ें अथर्ववेद के अंदर बताई है। मेन जो हमारे ट्रेडिशन एंड रिचुअल्स है, संस्कार है, वो अथर्ववेद में बताए गए हैं। तो इस तरह से पूरे जो 4 वेद है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स है हमारे लिए, है ना। तो इतने पॉइंट इसमें हमें ध्यान रखने हैं। ओके, चलो फिर बताया है उपनिषद। उपनिषद किसे कहेंगे? तो एक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, तत्वज्ञान के बारे में, है ना, हमारी लाइफ के बारे में इसमें बताया गया है। विविड डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स। मेन उपनिषद में क्या है? तो ये यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड है, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई, पहले क्या था और कैसे बना, तो ये सारी डिटेल इसमें बताई गई है ना। दूसरा है मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। हमारा जो जन्म होता है तो एक रहस्य है कि भाई हम कहाँ से आए, हम कहाँ जाएंगे। सो मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, कि हमारे मृत्यु के बाद जो कहा जाता है कि भाई बॉडी मर जाती है, आत्मा अमर है, सोल दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, तो एग्जैक्टली क्या होता है, ये जो मिस्ट्रीज है वो सब उपनिषद में बताई गई है। दूसरा जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है वो एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो ये सभी चीज़ों के बारे में उपनिषद के अंदर बताया गया है। ओके, मेन उसमें टोटल 108 उपनिषद, हमारे इंडियन कल्चर में टोटल ऐसे 108 उपनिषद है जो हम पढ़ सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मुक्ति को उपनिषद नाम की जो बुक है उसमें मेंशन किया गया है। पहले ये जो लिखे जाते थे वो डायलॉग फॉर्म में होता था, है ना, कि भाई एक पर्सन क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा उसका आंसर देगा। तो इस तरह से ये उपनिषद डायलॉग फॉर्म में होती। और ये 2 एग्जाम्पल भी दिए हैं, बृहदारण्य एंड छांदोग्य, ये भी उपनिषद के नाम है। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक है ना, जैसे बृहदारण्य, छांदोग्य, मुक्ति को, मांडुक्य, कठोपनिषद, तो ऐसी टोटल 108 हमारे उपनिषद है। ओके, तो इसमें खाली ये 2-4 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। चलो नेक्स्ट है
ब्राह्मणिकल लिटरेचर। ब्राह्मणिकल लिटरेचर क्या है? तो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वैदिक लिटरेचर। अभी जो वेद हमारे हैं, ऋग्वेद और हमने देखा है ना, तो वेद को समझना सबके लिए इजी नहीं होता। तो हमारे जो ब्राह्मण हैं उन्होंने क्या किया, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि उसका वैदिक लिटरेचर है, उसका मीनिंग हम समझ सके, इसके लिए उसके ऊपर ये बुक लिखी गई है ना। जैसे रेफरेंस गाइड हम यूज़ करते हैं, तो ऐसा एक ये रेफरेंस है। इसके अंदर क्रिटिकल अप्रिशिएशन जो वेद है उसके बारे में बताया जाता है कि भाई क्या क्या है, कैसी क्रिटिकल अप्रिशिएशन उसकी बताई गई है। देन ये पोएटिक फॉर्म में बनाया जाता है। एक्सप्लेन वैदिक लिटरेचर इन डिटेल, और वैदिक लिटरेचर को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं ताकि जो कॉमन मैन है वो भी इजीली उसको समझ सके। दैन डिस्कस डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिगार्डिंग आवर बिहेवियर, और हमारा जो बिहेवियर है तो उसके बारे में भी सब डिटेल बताई गई है कि किस तरह से हमें बिहेव करना है, कैसा हमारा लाइफ होना चाहिए, है ना। तो ऐसा ये ब्राह्मणिकल लिटरेचर होता था। दैन नेक्स्ट है आरण्यक। आरण्य यानी क्या? जंगल, है ना। आरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल। सो जो आरण्य यानी जंगल है, एंड इट यूज्ड टू स्पेंड द लास्ट फेज ऑफ लाइफ इन द फॉरेस्ट। तो अभी जो आर्यन लोग थे वो क्या करते थे, आर्यन लोग अपनी लाइफ का जो लास्ट फेज होता है, यानी हमारे इंडियन कल्चर में 4 वर्णाश्रम कहे जाते हैं, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम एंड संन्याश्रम। तो ये जो संन्याश्रम यानी हमारा जो लास्ट फेज होता है लाइफ का, है ना, तो जो 75 ईयर से 100 ईयर तक जो हम जीते हैं, तो ऐसे 4 जो हमारे वर्ण हैं सभी में एक 25-25 साल का एक हमने पीरियड डिसाइड किया है। तो वो जो लास्ट होता है वो हमारा है संन्यास आश्रम, है ना। 4 आश्रम हैं, तो उसमें से ये जो 75 to 100 ईयर्स है उसमें आर्यन लोग क्या करते थे, उसमें वो लोग फॉरेस्ट में चले जाते थे, वहीं पर अपना आश्रम बना के रहते, और जो भी उनके पास अपना नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, जितना भी चीज़ उन्होंने सीखा है, तो वो फिलोसॉफी के बेस पे ऐसे लिटरेचर तैयार करते, जो उन्होंने पढ़ा है, जो भी उनकी डीप थिंकिंग है, उनका एक्सपीरियंस है, और उसके ऊपर वो लिखते। अब ये जो बुक लिखी जाती इसे कहा जाता है आरण्यक, ओके, क्योंकि वो अरण्य जंगल में लिखा गया इसलिए उसको ऐसे आरण्यक कहते हैं। चलो फिर नेक्स्ट बताया है रामायण एंड महाभारत के बारे में, तो वो तो हमें मोस्टली पता ही होगा, है ना। जो रामायण है तो ये लॉर्ड राम की स्टोरी उसमें बताई गई है कि भाई राम भगवान ने जो काम किया है तो वो सब उनके हीरोइक डीड्स जो है वो बताए गए हैं, है ना। वो अयोध्या के राजा थे, अयोध्या के राजा राम। दूसरा स्मॉलर एपिक है ये जो रामायण है ना, वो छोटा एपिक है, महाभारत उससे बड़ा है, एंड फुल ऑफ एडवेंचर एंड वैल्यूज़। जो भी राम भगवान जब जंगल में जाते हैं ना, वनवास के लिए जाते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे जो काम किया, उससे पहले भी बहुत सारे उन्होंने राक्षसों को भी मारा था, तो वो सारे जो उनके एडवेंचर थे वो उसमें मेंशन किए गए हैं, और वैल्यूज़ भी बताया है कि भाई एज ए ह्यूमन बीइंग हमें कैसा लाइफ जीना चाहिए, एक गुड कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो हम रामायण के द्वारा सीख सकते हैं, है ना। दूसरा ऐसा है महाभारत, तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट एपिक कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी बुक यानी महाभारत। इसके अंदर टोटल 1 लाख वर्सेस है ना, 1 लाख श्लोक ये बुक के अंदर है। मेन इसमें क्या बताया है, तो जो कौरव एंड पांडव उनका जो वॉर हुआ, जिसे धर्म युद्ध कहा जाता है, तो ये बताया गया है। और महाभारत में भी हम देख सकते हैं कि एक एक पर्सन के वैल्यूज़ होते थे, है ना, कि भाई वो उनके वैल्यूज़ के लिए जाना जाता था, कि कर्ण है तो दानवीर कहा जाता, भीष्म पिता है तो प्रतिज्ञा के लिए फेमस है। तो ऐसे हम महाभारत के कैरेक्टर में से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और उसी युद्ध के अंदर कृष्ण भगवान ने जो भगवत गीता कही थी, वो भी हमारा एक पवित्र ग्रंथ है ना, हमारा धर्म ग्रंथ है। तो इसके अंदर भी मेन क्या बताया है, सो हमें मोक्ष सैल्वेशन जो प्राप्त करना है, तो उसके बारे में बताया कि वे किस तरह से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो उसमें 3 पास दिए हैं, ज्ञान, कर्म एंड भक्ति।
तो ये 3 बात है जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो एक उसका भी इन्फ्लुएंस हम देख सकते हैं कि इंडियन सोसाइटी के ऊपर वो इन्फ्लुएंस होता है, हम उनसे इंस्पायर्ड होते हैं कि भाई हाँ, ऐसे मोरल वैल्यूज़ हमारे में भी होने चाहिए, ऐसा कल्चर हमें मेंटेन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम हमारी जो एंशिएंट बुक है उसमें से सीख सकते हैं, है ना। चलो आगे है पुराण। तो जैसे रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद ये सब लिखा गया, तो उसके साथ साथ पुराण भी लिखे गए हैं। पुराण क्या होता है, तो जो एकदम कॉमन पीपल है, जिनको ये संस्कृत इतना आता नहीं है, तो उनको एक स्टोरी के माध्यम से हम रिलीजियस के बारे में बताते हैं। तो इसे हम पुराण कहते हैं ना, जिसमें बहुत सारी ऐसे सिंपल स्टोरीज होती है और वो स्टोरीज के साथ, वो धर्म के साथ हमको जोड़ा जाता है। तो मेन वैदिक पीरियड में ये किया जाता था। दूसरा है संस्कृत लिटरेचर। अगर हम देखें तो इट्स अ मिक्स ऑफ रिलीजियस एंड वर्ल्डली लाइफ टॉपिक। तो उसके अंदर भी हमारे जो रिलीजियस एंड वर्ल्डली लाइफ, यानी जो एक सोशल लाइफ हम जीते हैं, तो उसके बारे में संस्कृत लिटरेचर में बताया गया है। दूसरा स्मृति ग्रंथ होता है। स्मृति ग्रंथ यानी ऐसी चीज़ें जो हमारे मोरल वैल्यूज़ है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो अपनी मेडिटेशन के अंदर जो काम किया, उससे उनको जो ज्ञान मिला, फिर उनके जो एक्सपीरियंस है उनसे, और उनको जो याद रहा, वो याद रख के जो उन्होंने बनाए, से स्मृति ग्रंथ कहते हैं। जो हमारे एक लॉ कि वो जीवन में कैसे जीना है, हमारे कस्टम्स कैसे होने चाहिए, रिलीजियस टीचिंग, तो ये सब स्मृति ग्रंथ में होता है। तो ये भी हमारे इंडियन लिटरेचर का ही पार्ट है। दूसरा बुक है अर्थशास्त्र। तो ये हमारे ग्रेट कौटिल्य है ना, जिसे हम चाणक्य कहते थे, तो उन्होंने ये अर्थशास्त्र बुक लिखी है, जिसके अंदर मेन मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, कि भाई किस तरह से हम कंट्री को मैनेज करेंगे, कैसे हमारी इकोनॉमी डेवलप हो सकती है, तो ये अर्थशास्त्र बुक उसमें लिखी गई है। दूसरे भी बहुत सारे हमारे इंडियन लिटरेचर में बुक्स लिखी गई है, जैसे कि आर्ट्स के ऊपर है, मैथमेटिक्स के ऊपर है, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, तो हर फील्ड के अंदर हम ऐसे लिटरेचर देख सकते हैं, है ना। तो एंशिएंट टाइम में भी हमारे पास बहुत अच्छा नॉलेज था, बहुत सारी चीज़ें हम बनाते थे। तो ये सब बुक्स के नाम दिए हैं। आगे इससे भी और बहुत सारे जो भी हमारे एंशिएंट लिटरेचर की बुक्स है, वो उनके राइटर, उनके नाम दिए हैं। चलो वो देखते हैं। तो सबसे पहला है जैन लोगों का, है ना, जो जैन रिलीजन है, तो उनमें बुक लिखी गई थी त्रिपिटिका। यानी ये एक 3 बुक का कॉम्बिनेशन है, जिसे त्रिपिटिका कहते हैं। उसमें एक बुक है सुक्त पिटिका, सेकंड विनय पिटिका एंड थर्ड अभिधम पिटिका। तो ये 3 बुक इसमें लिखी गई है, इसलिए उसको त्रिपिटिका कहते हैं। गुप्त पीरियड हम देखें, गुप्त वंश के जो लोग थे, तो उस समय को एक गोल्डन पीरियड माना जाता था, कि जहाँ पे बहुत ही अच्छा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत पोएम्स एंड ड्रामा, है ना, पोएम एंड ड्रामा दोनों का बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट गुप्त पीरियड में हुआ था। दूसरा, बहुत सारे हमारे यहाँ पे राइटर हो गए, कालिदास, भवभूति, भैरवी, भर्तृहरि, बाणभट्ट एंड माघ। तो इन्होंने भी बहुत सारी बुक लिखी है। वो और आगे हम भी देखेंगे कौन से राइटर ने क्या क्या बुक लिखी है। तो ये पूरा लिस्ट है हमारे पास, है ना। ये सारे नाम हमें याद रखने पड़ेंगे, कई बार ये पूछा जाता है। तो कालिदास ने ये बुक लिखी है कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम एंड ऋतु संहार। ओके, तो इतनी जो बुक है वो कालिदास ने लिखी है। फिर बाण ने लिखा है कादम्बरी एंड हर्षचरित। भवभूति, उन्होंने उत्तर रामचरित लिखा है। भैरवी ने किरातार्जुनियम। विशाखादत्त, जिन्होंने मुद्रा राक्षस लिखा है। शूद्रक ने लिखा है मृच्छकटिकम एंड दंडी की बुक है 10 कुमार चरित। तो ये सभी बुक है जो हमें नाम ये सारे याद रखने पड़ेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट है। इसके अलावा बहुत सारे वर्सेस है, वो भी कंपोज हुए हैं, जो गुजराती लैंग्वेज में किया जाता था। हालांकि फिर ऐसा नहीं कि भाई संस्कृत में से धीरे धीरे फिर हम अलग अलग जो रीजनल लैंग्वेज है, तो उसमें भी हम लिखना स्टार्ट किया, जिसमें गुजराती में नरसिंह मेहता, मीराबाई, दयाराम, अखो, प्रेमचंद एंड प्रीतम।
तो ये हमारे गुजराती के ग्रेट राइटर हो गए, वो है। फिर इसमें हम वर्सेस, सॉन्ग, गरबा, नरेटिव पोएम, ये सारी चीज़ें लिखते थे, है ना। छप्पाज, अखाना छप्पा हम गुजराती में पढ़ते हैं, ओके। तो ये सारी भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर इसके अलावा जो राइटर हो गए उसमें नर्मद नवलराम, किशोरलाल मशरूवाला, पन्नालाल पटेल, उमाशंकर जोशी, महिपत राम, रूपराम नीलकंठ एंड गोवर्धन त्रिपाठी। तो ये भी सब हमारे गुजराती राइटर हैं जिनके खाली नाम दिए हैं, ओके। तो हमें ये रीड रखना है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं पर पूछ भी सकते हैं, है ना। चलो, फिर द्रविडियन लिटरेचर की जो शुरुआत हुई, है ना, तो उसमें मलयालम जो है वो डेवलप हुआ। तमिल लैंग्वेज सबसे पुरानी लैंग्वेज कही जाती है। और जो साउथ इंडिया में सब जो लिटरेचर लिखा गया तो उसमें फेमस वर्क है, पहला है इत्तु टोकई, ये एक 8 पोयम का एक बुक है। दूसरा है तोलक्कापियम, जो तमिल की जो ग्रामर है तो उसके बारे में ये तोलक्कापियम बुक है। पत्तू पत्तू, ये 10 सॉन्ग वाला एक बुक है। इसके अलावा तिरुवल्लुवर ने बुक लिखी है कुरई, तो इसके अंदर भी मेन जो है हमारे मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड रिलीजन, और हमारे धर्म और हमारे जीवन उसके बारे में ये तिरुवल्लुवर ने जो बुक लिखी कुरई, उसके अंदर ये लिखा है। दूसरी 2 फेमस बुक है सिल्लपद्दिकरम एंड मणिमेखलाई। तो ये सब हमारे तमिल लिटरेचर की इम्पोर्टेंट बुक के नाम दिए हैं। तो इतना ये हमारा जो हमने देखा, है ना, ये पूरा एक मैप है, माइंड मैप हम कह सकते हैं कि आप अभी जो हमने एंशियंट लिटरेचर दिखा इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती है, ओके। बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो हमने देखा ना, त्रिपिटिका वाला, वो पाली लैंग्वेज में लिखा जाता है, ये 3 उसके नाम। फिर गुप्त पीरियड आया जिसमें ये सारे कालिदास, बाणभट्ट, इन्होंने बुक लिखी हमने, तो ये सब हम नाम याद रख सकते हैं। गुजराती लिटरेचर में देखें तो ये सब वर्सेस, सॉन्ग, ड्रामा, छप्पा और उनके राइटर के नाम। फिर द्रविडियन लिटरेचर, तो उसमें जो मेन लैंग्वेज थी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, वो सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे ओल्डेस्ट है तमिल लैंग्वेज, और उसके जो बुक है उसके नाम। तो ये सारी चीज़ें हमें एक वर्ड में जो क्वेश्चन आंसर आते हैं ना 1 वर्ड में, तो ऐसे में पूछ सकते हैं। चलो, नेक्स्ट है मीडिएवल लिटरेचर। तो ये हमारा एंशियंट लिटरेचर पूरा हुआ, उसके बाद बताया है मीडिएवल लिटरेचर, है ना। तो मीडिएवल लिटरेचर देखें तो उसमें नॉर्थ इंडिया वाला जो हमारा पार्ट है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे संस्कृत के अंदर लिटरेचर लिखा गया है नॉर्थ इंडिया में। तो एक ग्रेट वर्क हम देखें तो मेन उसमें कश्मीर के बारे में जो लिखा गया है, उसमें सोमदेव ने बुक लिखी है कथा सरित सागर। दूसरी बुक जो कल्हान ने लिखी है वो है राजतरंगिणी, है ना। तो ये 2 सबसे पहले बुक लिखी गई, और ऐसा कहा जाता है कि ये फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक्स ऑफ इंडिया है। दूसरी बुक गीत गोविंद जो जयदेव ने लिखा है, एक फाइनेस्ट पोएम है ये। फिर अब्राउंस लैंग्वेज स्टार्ट हुआ, अभी यहाँ तक संस्कृत में चला, और फिर उसके बाद जो संस्कृत के अलावा अलग अलग लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट हुआ वो यहाँ पे बताया है, जिसमें पहला है पृथ्वीराज रासो जो चांद बरदाई ने लिखा था। इसके अंदर मेन जो हीरोइक डीड्स है पृथ्वीराज चौहान के, वो उसमें मेंशन किए गए हैं। फिर साउथ इंडिया में देखें तो वहाँ पे जैन धर्म जो है तो उनका एक इन्फ्लुएंस ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, और इसके कारण क्या हुआ, कन्नड़ लिटरेचर की शुरुआत हुई। उसमें पंपा करके जो राइटर हो गए, है ना। तो पंपा ने बुक लिखा है आदि पुराण एंड विक्रम अर्जुन विजयंत। तो ये 2 बुक लिखी गई है। दूसरा है पोन्ना करके जो राइटर है उन्होंने बुक लिखी है शांति पुराण, जिसमें 16 जैन तीर्थकर, यानी जैन के जो 16 तीर्थकर थे उनके जो ऋषि थे, है ना, तो उनके बारे में इसमें मेंशन किया गया है। एंड तीसरे राइटर है रन्ना, उन्होंने अजीतनाथ पुराण एंड गदायुद्ध, ये 2 बुक उन्होंने लिखी है। तो इस तरह से 3 साउथ इंडिया के ये राइटर हो गए, पंपा, पोन्ना एंड रन्ना।
और तीनों को क्या कहा जाता था, ट्रायो ऑफ अर्ली कन्नड़ लिटरेचर, है ना। उन्होंने बहुत अच्छा लिटरेचर लिखा था कन्नड़ के अंदर। दूसरे है पोएट काम्बन, जिन्होंने रामायण को जो है वो ट्रांसलेट किया है पूरा उन्होंने तमिल लैंग्वेज में, है ना। तो संस्कृत में से पूरा रामायण को उन्होंने तमिल में ट्रांसलेट किया। चलो फिर आगे देखते हैं, और भी बहुत सारे हैं जो हमें नाम याद रखने हैं। दिल्ली सल्तनत की फिर शुरुआत हुई, मुगल्स और दिल्ली सल्तनत स्टार्ट जो था, तो उसमें दिल्ली लैंग्वेज में 2 टाइप की लैंग्वेज बोली जाती, खड़ी बोली एंड दूसरी है ब्रिज भाषा। तो ये शुरुआत हुई और बहुत सारे हीरोइक पोएम्स इसमें भी लिखे गए हैं। मेन अगर हम देखें तो राजस्थानी लैंग्वेज में बुक लिखी गई थी, अल्हा उदल एंड विशल देव रासो, ये बुक लिखी गई है। फिर चंद्रयान, ये बुक जो है वो मुल्ला दाऊद ने लिखी है ना। और ऐसा कहा जाता है कि ये ओल्डेस्ट बुक है अवधी लैंग्वेज की। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री थ्रू तुर्किश राइटर, फिर जो तुर्किश राइटर आए, तो जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत जो हुई और उसमें तुर्क राजा जो थे, है ना, तो वो राइटर भी होते, वो एज ए पर्शियन लैंग्वेज अपनी जो थी उनकी उसमें लिखते थे, जिसमें ज़ियाउद्दीन बरानी उन्होंने लिखा है तारीख़ फिरोज शाही, जिसमें जो खिलजी के टाइम का जो एरिया था और तगलक किंग के टाइम पे, तो उनकी सारी डिटेल यहाँ पे बताई गई है। फिर पॉलिटिकल थियरी बुक, यानी उनके जो रूल्स होते, तो उसकी बुक लिखी गई है फतवा जहांगीरी। तो ये सारे नाम है, डिफ़िकल्ट है, पर आप रिवाइज करते जाओ, है ना। वैसे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, जब भी समय मिले उसको रीड करते रहो। तो ये सब नाम याद रखने हैं हमें, घबराना नहीं है कि भाई इतने सारे नाम कैसे याद रखेंगे, और जो मेन है वो हमें ध्यान रखना है। फिर अमीर खुसरो है ना, वो भी एक पोएट, हिस्टोरियन एंड मिस्टिक सेंट थे, जिन्होंने बहुत सारी ऐसे बुक्स और पोएम लिखी है। फिर जो अमीर खुसरो है तो डिसिपल ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया, उनके वो शिष्य थे। उन्होंने जो बुक लिखी उसके नाम है आशिक द नाह, सफ़ायर, खिरातुल सदयन एंड खज़ाइन उल फतूह। तो ये सारी बुक उन्होंने लिखी है। उन्होंने हमारे इंडिया के बारे में भी बहुत लिखा है, और उन्होंने कहा है कि इंडिया क्या है तो अर्थली पैराडाइज है, दुनिया का स्वर्ग हम कह सकते हैं तो वो इंडिया है। फिर हिंद वाली लैंग्वेज जो मेन दिल्ली के आजू बाजू में जो लोग रहते थे, है ना, तो वहाँ पे ये कंपोज की गई थी और उसमें भी बहुत सारे वर्सेस लिखे गए हैं। देन ही कंपोज मैनी वर्सेस इन अनदर लैंग्वेज ऑल्सो, है ना, बहुत सारी लैंग्वेज में फिर उन्होंने लिखा जो बाइलिंगुअल, यानी 2 लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं। ऐसे क्वाट्रेंस लिखे गए हैं, वर्सेस लिखे गए हैं, और उसमें मेन लैंग्वेज हिंदी एंड पर्शियन, यानी जो मुग़ल आए उनके साथ साथ पर्शियन लैंग्वेज के अंदर भी लिटरेचर लिखना शुरुआत हुआ। ओके, तो ये सारे हमारे मिडिवल लिटरेचर के नाम हैं। देखो, तो यहाँ पे ये पूरा हमने मैप दिया है, तो आप इतना भी अगर याद कर लो, एक माइंड मैप है, तो भी इसमें बहुत है ना। चलो, तो मेन नॉर्थ इंडिया में देखो तो संस्कृत लैंग्वेज मेन थी। जो बुक लिखी गई तो कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखा, रास तरंगिनी कल्हान ने, गीत गोविंद जयदेव ने। ओके, लैंग्वेज में मेन अभ्रंश लैंग्वेज की फिर शुरुआत हुई, जिसमें पहली बुक पृथ्वीराज रासो चांद बरदाई ने लिखा, जिसमें उनके हीरोइक डीड्स के बारे में बताया। ओके, तो मिडिवल लिटरेचर के लिए ये फर्स्ट नॉर्थ इंडिया में हुआ। दूसरा साउथ में देखें तो ये 3 हमने जो ट्राई ऑफ कन्नड़ लिटरेचर देखा, है ना, पंपा, पोन्ना, रन्ना और उनकी बुक के नाम, उसे ट्राई ऑफ कन्नड़ लिटरेचर कहते हैं। उसके बाद काम्बन, जिन्होंने रामायण को तमिल के अंदर कन्वर्ट किया। ओके, तो ये हुआ साउथ एंड नॉर्थ 2 का पार्ट, तो हम इतना भी याद रख सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट हमने देखा दिल्ली सल्तनत का, जहाँ पे खड़ी बोली एंड ब्रिज भाषा 2 लैंग्वेज में स्टार्ट हुआ। राजस्थानी हीरोइक वर्क जो है वो बुक लिखी गई, अल्हा उदल विशल देव रासो। देन अवधी लिटरेचर, जिसमें चंद्रयान बुक लिखी गई है, जो मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई है, और ऐसा कहा जाता है कि भाई ये अवधी लैंग्वेज की सबसे पुरानी बुक है। ओके,
फिर हमने देखा पर्शियन लिटरेचर, तो जो तुर्किश राइटर आए वो पर्शियन में लिखते थे। उसमें ज़ियाउद्दीन बरूनी, उन्होंने लिखा है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, जिसमें खिलजी एंड तगलक के बारे में बताया है। फतवाए जहांगीरी पॉलिटिकल बुक है जो रूल्स के बारे में होती है ना। चलो उसके बाद अमीर खुसरो बहुत बड़े म्यूजिशियन थे और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है, जिसमें आशिक, न, शफ़ायर, किरातुल सदन, खज़ैन उल फतह, ये उनकी बुक के नाम देखे हमने। निज़ामुद्दीन औलिया के वो स्टूडेंट थे। फिर हिंद वाली लैंग्वेज जो दिल्ली के आजू बाजू में लोग रहते थे ना, वहाँ पे उसकी शुरुआत हुई और उन्होंने हमारे इंडिया को अर्थली पैराडाइज कहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी है ना। फिर रीजनल लैंग्वेज की शुरुआत हुई, जो हिंदी, गुजराती और जो ऐसे लैंग्वेज वाइज, रीजन वाइज जो लैंग्वेज थी, तो इस तरह से बहुत सारी बुक लिखी गई है ना। लिटरेचर हमारा बहुत सारा इंडिया में लिखा गया है। तो उसमें अगर हम देखें तो जो रीजनल किंग थे उन्होंने फिर ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया कि भाई जिस तरह से हम संस्कृत में लिखते हैं, पर्शियन में लिखते हैं, तो हमें हमारी लैंग्वेज में भी लिखना चाहिए। तो वो मीडिएवल पीरियड में उसकी भी शुरुआत हुई। उसमें सबसे पहला है भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट की जो शुरुआत हुई, उसमें जो संत थे वो अपने उपदेश लिखते थे और इस तरह से लिखे जाते कि लोगों को समझ में भी आए और याद भी रहे। उसमें कबीर के दोहे आपको पता होगा ना, हिंदी में हमने पढ़े भी होंगे। तो ग्रेट पोएट थे, उन्होंने सदुकड़ी लैंग्वेज है उसमें वो लिखते थे। उन्होंने दोहा जो है वो लिखे हैं। फिर मलिक मोहम्मद जैसी, उन्होंने बुक लिखी है पद्मावत। तुलसीदास ने रामचरितमानस जो बुक है उन्होंने, है ना, पूरा अवधी लैंग्वेज में वो लिखा है। और कृतवास करके एक पर्सन हो गए जिन्होंने रामायण को बंगाली लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया। तो ये सब मेन नाम हमें याद रखना है ना, कि भाई कबीर ने दोहा लिखा सदुकड़ी लैंग्वेज में, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा अवधी लैंग्वेज में, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा अवधी लैंग्वेज में, एंड रामायण को कृतवास ने ट्रांसलेट किया बंगाली में। फिर ट्रेडिशनल में देखो तो बंगाल के अंदर चैतन्य महाप्रभु, गुजरात में नरसिंह मेहता, महाराष्ट्र मराठी लैंग्वेज में नामदेव एंड एकनाथ। तो ये राइटर फेमस थे। इसके अलावा रीजनल में देखें तो भोजपुरी एंड अवधी, ये जो दो डायलेक्ट्स है उसमें भी बुक लिखी गई, जिसमें कबीर के दोहे और अभी जो हमने देखा ना वही है, फिर से इसमें आया हुआ है। सो मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा एंड कृतवास का रामायण। चलो फिर कश्मीर का हमने देखा, उसमें ज़ियाउद्दीन जो कश्मीर के रूलर थे, तो उनके अंडर में भी उन्होंने महाभारत, राज सरंगिणी, ये जो दो बुक है उसको उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराया था, कि उनको लगता था कि भाई हाँ हमारे संस्कृत लिटरेचर के अंदर बहुत ही चीज़ें हैं अच्छी है, तो वो ट्रांसलेट कराते। एंड विजयनगर पीरियड, विजयनगर के जो राजा हो गए कृष्णदेवराय, है ना, तो वो जो टाइम था वो संस्कृत लिटरेचर के लिए एक फेमस टाइम हम कह सकते हैं, जिसमें राजा कृष्णदेवराय ने बहुत सारी बुक और लिखा गया है। तो उसमें मेन तेलुगु एंड संस्कृत दो लैंग्वेज में लिखे जाते थे। उन्होंने एक बुक लिखी है अमुक्त मलयज, है ना, तो ये फेमस बुक है उनकी। तो ये सारा हमारा मीडिएवल लिटरेचर जो है उसमें आएगा। अभी जो हमने ये देखा वही सारा वापस यहाँ पे ये पॉइंट्स है। ओके, तो आप इस तरह से पॉइंट के द्वारा भी याद रख सकते हैं। और वो हमारा एक माइंड मैप था, यहाँ पे हम मेन पॉइंट है वो ध्यान रख सकते हैं ना, कि भाई चलो जो कबीर थे तो कबीर ने मेन जो बुक लिखा उसमें भोजपुरी एंड अवधी लैंग्वेज, हाँ, तो ये मेन दो लैंग्वेज थी। कबीर के दोहे फेमस है जो सदुगढ़ी लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते थे। ओके, मलिक मोहम्मद जो है उन्होंने बुक लिखी, मलिक मोहम्मद जैसी, उन्होंने बुक लिखी पद्मावत अवधी लैंग्वेज में। फिर दूसरे जो राइटर थे उसमें अवधी लैंग्वेज के अंदर रामचरितमानस लिखा गया तुलसीदास के द्वारा, एंड बंगाली लैंग्वेज में रामायण को ट्रांसलेट किया कृतवास के द्वारा। ओके, तो अभी जो हमने आगे देखा तो इस तरह से इसके ये पॉइंट है।
ओके, चलो फिर दूसरे जो हमारे राइटर हो गए उनके नाम देखे हमने। चैतन्य महाप्रभु जो डिवोशनल सॉन्ग लिखते थे, गुजरात के अंदर नरसिंह मेहता, महाराष्ट्र में जो मराठी लैंग्वेज है ना वहाँ नामदेव एकनाथ। फिर ज़ियाउद्दीन बरौनी, उन्होंने महाभारत एंड राज तरंगिनी ये जो 2 बुक है उसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराया। विजयनगर के जो राजा थे वो संस्कृत लिटरेचर में लिखते थे और उन्होंने जो बुक लिखी है ना, बहुत सारे, एक गोल्डन पीरियड कहा जाता था विजयनगर का ये, और उन्होंने बुक लिखा है अमुक्तमलयत। तो ये सारे नाम हमें ध्यान रखने हैं। ओके, चलो फिर जो मीडियल लिटरेचर के हमने नाम देखे अभी, तो ये सभी उन्होंने काम किया है। बहुत अच्छे लिटरेचर के बारे में हम देख सकते हैं इसमें कि कबीर, मोहम्मद जैसी, तुलसीदास, बंगाल लिटरेचर, चैतन्य महाप्रभु और अदर संत। तो आगे जो हमने देखा वो एक इसका एक ये माइंड मैप है, तो आप इस तरह से भी अलग अलग डिवाइड करके भी आप याद रख सकते हो। तो इसमें से भी आप तैयार कर सकते हो, है ना। यहाँ पे लास्ट हमने जो देखा था विजयनगर का, और उसके राजा थे कृष्णदेवराय, जिन्होंने कौन सी बुक लिखी है, चलो वो याद रखना है आपको, है ना, होमवर्क में। चलो उसके बाद जो मुग़ल पीरियड, और मुग़ल पीरियड के अंदर बाबर, ये भी सब बुक, कौन सी बुक किन्होंने लिखी उसके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो वो मुग़ल रूलर था, तुर्किश पोएट्री वो लिखते थे, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है तुज़ुक-ए बाबर। वो तुर्किश लैंग्वेज में लिखा गया है, फिर उसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया तो उसको कहा जाता है बाबरनामा। फिर हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम, है ना, वो हुमायूं की बहन थी और उन्होंने अपने भाई के बारे में बुक लिखी हुमायूंनामा। फिर जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है तुज़ुक-ए जहांगीरी। फिर औरंगज़ेब, तो औरंगज़ेब ने भी एक बहुत अच्छे वो राइटर थे, उन्होंने भी बहुत सारी पोएम वो लिखते थे, है ना। फिर बहादुर शाह ज़फ़र जो लास्ट मुग़ल रूलर हो गए, इन्होंने भी उर्दू के अंदर बहुत सारी पोएम लिखी है। फिर हिंदी लिटरेचर के लिए अकबर ने एक काम किया था, जो उन्होंने अकबर के रूलिंग के टाइम पे फिर हिंदी लिटरेचर डेवलप हो उसके लिए उन्होंने मेन काम किया और बहुत सारा हिंदी लिटरेचर लिखा गया। फिर तुलसीदास एंड सूरदास वो मेन राइटर थे इस टाइम के पीरियड के, है ना, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे डिवोशनल सॉन्ग, भक्ति गीत लिखे हैं। फिर केशवदास, ये भी एक ग्रेट पोएट हो गए जिन्होंने लव एंड सेपरेशन के बारे में लिखा। रहीम, उन्होंने दोहा, रहीम के दोहे आप हिंदी में पढ़ते हैं, है ना, तो ये रहीम के दोहे भी उन्होंने लिखे हैं। तो सारी ये इन्फॉर्मेशन है, इसमें समझना कम और याद हमें ज़्यादा रखना है कि भाई किसने क्या बुक लिखी है। तो ये सभी बुक के नाम यहाँ पे दिए हैं। उसके बाद है अबुल फजल, तो उन्होंने बुक लिखा आईन अकबरी, है ना, अबुल फजल ने लिखा आईन अकबरी, दूसरा अकबरनामा। तो आईन अकबरी जो है इसके अंदर हमारे डिटेल ऑफ इंडियन कस्टम, मैनर्स, रिलीजन, फिलोसॉफी, तो उस समय में जैसे जैसे लोग रहते थे, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी हमारी, तो वो सारी चीज़ें उसमें बताई गई है। दूसरा अबुल फजल का जो भाई था फैज़ी, वो भी एक ग्रेट पर्शियन राइटर था, पोएट था, है ना, तो उन्होंने बहुत सारी बुक, हमारी जो संस्कृत की बुक थी वो पर्शियन में उन्होंने ट्रांसलेट की है। फिर अकबर, ही हैड एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, एक पूरा डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया था अकबर ने, जहाँ पे हमारे जो संस्कृत बुक थे लाइक महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, भगवद गीता, पंचतंत्र, तो ये सारी बुक को उन्होंने ट्रांसलेट कराया था संस्कृत में से, उनकी जो पर्शियन लैंग्वेज है ना, उसमें ट्रांसलेट कराते थे। फिर उर्दू लैंग्वेज की शुरुआत हुई, अभी तक पर्शियन चलती थी, फिर उर्दू लैंग्वेज आई, तो इसके अंदर भी जो राइटर हुए वाली, मीर दर्द, मीर ताकी मीर, नज़ीर अकबराबादी, अब्दुल्ला खान, गालिब, इकबाल एंड अदर्स, तो ये सारे राइटर हुए जिन्होंने उर्दू में पोएम और लिटरेचर लिखना स्टार्ट किया। फिर लास्ट में बताया है 18वीं सेंचुरी के अंदर जब
ये हिस्टोरिकल वर्क को ट्रांसलेट किया जाता है संस्कृत में से उर्दू में, वो शुरुआत हुआ। एंड सेम टाइम जो उर्दू के अंदर भी बहुत सारी बुक लिखी गई, जिसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उन्होंने बुक लिखी है दरबार अकबरी, है ना, दरबार अकबरी, ये बुक उन्होंने लिखी है। एक बेस्ट वर्क हम कह सकते हैं उर्दू लैंग्वेज का। चलो ओके, तो ये सारे बुक्स है, किसने कौन सी बुक लिखी, क्या किया, वो सब अभी हमने जो देखा पूरा वो एक ये माइंड मैप है। तो इसके द्वारा भी हम इतनी चीज़ें भी डिवाइड करके याद रख सकते हैं। ओके, सबसे पहले जो बाबर ने बुक लिखी तुज़्ज़ुक़ बाबरी एंड बाबरनामा, गुलबदन बेगम जिन्होंने हुमायूंनामा लिखा, जहांगीर ने तुज़्ज़ुक़ जहांगीरी, औरंगज़ेब अच्छे राइटर थे। लास्ट मुग़ल हमारे बहादुर शाह ज़फ़र जो उर्दू पोएट थे। अकबर, फिर जो हमारे हिंदी लिटरेचर में तुलसीदास, सूरदास, केशवदास, रहीम के दोहे, ये फेमस। फिर पर्शियन राइटर में अबुल फजल एंड फैज़ी, अकबर ने पूरा डिपार्टमेंट बनाया और ट्रांसलेशन किया। फिर उर्दू लैंग्वेज आया, ये उर्दू लैंग्वेज के राइटर और पोएट हमने देखे, और लास्ट दरबार अकबरी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारी है जो मिडिएवल लिटरेचर की है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी, है ना। तो इसके अंदर मेन 3 हमारी जो यूनिवर्सिटी बनाई गई, 3 4 यूनिवर्सिटी है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे।